फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट की 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और होप जो भी उसमें बताया गया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक, अच्छा, जो पिछली क्लास थी, हमारी जो लास्ट क्लास थी, उसमें मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको करके बताया था और ये भी बोला था कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन के कंसेप्ट, मतलब सीएफएस को के कंसेप्ट को समझने के लिए, उसके क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने आपको क्या किया था भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन करके बताया था और होप वो जो क्वेश्चन था वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। क्लियर? अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं जनरली उसमें हमें बैलेंस शीट दी होती है। जनरली हमें क्या दी होती है भाई, कंपनी की बैलेंस शीट, और कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर ही हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। ये बताया था मैंने कि कंपनी की जो बैलेंस शीट हमें गिवन होती है उसको देखकर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। और पिछली क्लास में जो हमने बैलेंस शीट पिछली क्लास में जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन किया था वो बैलेंस शीट को देखकर नहीं किया था, बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन को देखकर क्वेश्चन किया था। तो होप भाई वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया था। ठीक, अच्छा, एक और खास बात, मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी कि बैलेंस शीट से कैसे जज करें कि भाई कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का आउटफ्लो रहा है। याद है या नहीं याद है भाई? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बैलेंस शीट से कैसे आइडेंटिफाई करें कि कैश का इनफ्लो हुआ है या कैश का आउटफ्लो हुआ है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आज वो समझ में आ जाएगा भाई। क्लियर है? ठीक, अच्छा, अब भाई आज की क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करने वाले, लेकिन ये जो क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का रहेगा, इस क्वेश्चन में हमें कंपनी की बैलेंस शीट दी रहेगी 2 साल की। इस क्वेश्चन में हमें कंपनी की 2 साल की बैलेंस शीट गिवन होगी और उस 2 साल की बैलेंस शीट को देखकर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। 2 साल की बैलेंस शीट को देखकर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक, अच्छा, एक और खास बात पहले भी बता चुका हूं, पिछली क्लास में मैंने आपको उसका एक नोट भी दिया था, क्या कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बेसिकली किससे डील करती है भाई? बताओ सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। नॉन करंट एसेट्स किससे डील करते हैं भाई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, ये सब किससे डील करते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये सब चीजें होप आपको क्लियर होंगी भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट को, जिसको हम बनाएंगे कंपनी की 2 साल की बैलेंस शीट के हेल्प से। और ये भाई रही कंपनी की बैलेंस शीट। क्वेश्चन क्या है देख लो, इसमें करना क्या है, बनाना है भाई हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं भाई, पहले अच्छे से क्वेश्चन जरा आप देख लो भाई, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, देख लो अच्छे से। ठीक, अच्छा, अब भाई क्वेश्चन आपने देखा, सीक्वेंस आपको पता ही है, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों को ऐड करना है, एक फिगर मिलेगा। क्या बोलते हैं भाई उस फिगर को? क्या बोलते हैं? नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर उसमें प्लस करना होता है क्या? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद क्या आ जाना चाहिए? वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये मैं आपको भाई पिछली क्लास में अच्छे से समझा चुका हूं। क्लियर है? वो आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक, तो चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहले अपन भाई फॉर्मेट बना लेते हैं। अच्छा, क्या लिखा है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018। सबसे पहले भाई फॉर्मेट ड्रॉ कर देता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक, सबसे पहले भाई कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, या लिखते हैं अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। देखो भाई किस साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है? 31 मार्च 2018। ठीक, 2 साल दिए, करंट ईयर हमारा है 31 मार्च 2018 और प्रीवियस ईयर क्या है? 31 मार्च 2017। कैश फ्लो स्टेटमेंट कब का बनाना है? 31 मार्च 2018 का। तो यह लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक, अब भाई इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या बताया था? सबसे पहले क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स। ठीक, उसके बाद भाई फिर क्या करते हैं अपन? पर्टिकुलर्स लिखने के बाद फिर एक कॉलम हम लोग ड्रॉ करते हैं डिटेल्स का,
फिर एक कॉलम हम लोग ड्रॉ करते हैं, याद है ना भाई, काय का अमाउंट का। तो भाई ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट का। एक्स लिमिटेड भाई है, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यही कैलकुलेट करना बताया था ना भाई। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इट्स हेडिंग ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, अभी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, मैंने आपको बताया था इट स्टार्ट्स विथ, ये किससे स्टार्ट होता है भाई, ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। ये स्टार्ट होता है कैसे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। बताया था ना, याद है या नहीं याद है? ठीक। अच्छा, पिछले क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें नेट प्रॉफिट डायरेक्टली आपको सर्व करके दे दिया था कि भाई इतना इतना नेट प्रॉफिट है, लेकिन इस क्वेश्चन में, इस बैलेंस शीट में कहीं आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा है क्या, ये बताओ मुझे। इस बैलेंस शीट में कहीं नेट प्रॉफिट लिखा हुआ दिख रहा है क्या आपको? आप बोलोगे सर कहीं नहीं दिख रहा मुझे तो नेट प्रॉफिट लिखा हुआ। तो सुनना भाई, नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में हमें मिलेगा कहां पर, सुनना ध्यान से। नेट प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट में मिलेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कहां मिलेगा भाई, रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो बैलेंस शीट भाई, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर देखो शेयर कैपिटल के बाद क्या दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। यही से हमें भाई प्रॉफिट या लॉस का पता लगेगा, यही से हमें कहां से, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस से हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। समझ में आया, क्लियर? अच्छा, रिजर्व्स मतलब जो आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट कर होते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी भाई, जो स्टार्टिंग की क्लासेस है उसमें। सरप्लस बेसिकली मींस प्रॉफिट, सरप्लस बेसिकली मींस प्रॉफिट। मतलब ये जो हमारी हेडिंग है रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके अंदर रिजर्व्स भी होते हैं और सरप्लस भी होते हैं। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, सरप्लस मतलब प्रॉफिट। तो भाई हमें सरप्लस से ही मिलेगा नेट प्रॉफिट, ये सरप्लस से ही मिलेगा नेट प्रॉफिट। हो सकता है लॉस भी हो भाई, मतलब सरप्लस से ही हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगे। अच्छा, अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस देखो कैसे कितना दिया। मैं यहां लिख रहा हूं 2018, यहां लिख रहा हूं 2018, समझाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान देना। यहां लिखा रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो पिछले साल रिजर्व्स एंड सरप्लस में 1 लाख अमाउंट था और अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2,30,000 अमाउंट। ध्यान से सुनना भाई, ये जो हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस है, पिछले साल 1 लाख था, अब कितना हो गया 2,30,000। ध्यान से सुनना, अगर भाई आपको बैलेंस शीट दी है, सुनना, अगर आपको बैलेंस शीट दी तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हो, एक चीज जरूर देख लेना, एक चीज जरूर देख लेना, क्या कि जो रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है उसका कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, मतलब उसका कोई फर्दर नोट्स टू अकाउंट्स तो नहीं है, वो जरूर देख लेना, ठीक। और अगर उसका नोट्स टू अकाउंट्स दिया है तो हो सकता है उस एक्सप्लेनेशन में, उस नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व्स अलग दिए हों, सरप्लस अलग दिए हों। तो लेकिन अपन को प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए रिजर्व्स नहीं लेना है, सिर्फ क्या उठाना है भाई, सरप्लस उठाना है। क्या उठाना है, सिर्फ सरप्लस। तो सर इस क्वेश्चन में तो सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस ही दिया है, इस क्वेश्चन में तो सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस ही दिया है, इसका कोई नोट्स टू अकाउंट्स मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं दिया है। तो सुनना भाई, अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका कोई नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है, तो ये जो दो फिगर्स रहेंगे इसको हम लोग सरप्लस ही ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे, इसको हम लोग सरप्लस ही ट्रीट करेंगे। समझ आया, इसे रिजर्व ट्रीट नहीं करना। रिजर्व ट्रीट अगर करना है तो कब करेंगे, जब वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिया रहेगा, जब उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा। समझ आ रहा है भाई क्या बोल रहा हूं, क्लियर? तो देखना क्या बोल रहा हूं, रिजर्व्स एंड सरप्लस भाई पिछले साल हमारा 1 लाख था, रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारा पिछले साल अमाउंट कितना था 1 लाख, इस साल अमाउंट हो गया 2,30,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस पिछले साल 1 लाख का था, अब बढ़कर उसमें 2,30,000 का अमाउंट दिख रहा। तो क्या जादू से आ गया क्या भाई, 1 लाख से वो 2,30,000 हो गया एक साल में? नहीं सर, उनने प्रॉफिट कमाया होगा तभी तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में अमाउंट बढ़ गया। क्या कमाया होगा सर, उन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा, कितने का
1,30,000 का, कितने का? 1,30,000। वी हैव टू टेक द डिफरेंस फिगर ओवर हियर, डिफरेंस फिगर 2,30,000 और 1,00,000 का डिफरेंस कितना भाई? 1,30,000। ध्यान से, फिर से पिछले साल भाई 1,00,000 का रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट था, अब 2,30,000 का हो गया, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 1,30,000, 1,30,000 से बढ़ गया। इट शोज प्रॉफिट, इट शोज प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ भाई? फर्म को 1,30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बट अगर ये अमाउंट 2,30,000 यहां होता और ये 1,00,000 यहां होता, मतलब अमाउंट क्या होता? कम। तो मतलब कहने का ये बताना चाह रहा हूं कि अगर अमाउंट कम हो तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज लॉस फॉर द ईयर। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं? क्लियर है? समझ आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, अगर रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ गया है, पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ गया, दैट वुड कंसिडर्ड एज प्रॉफिट। जैसे कि इस केस में हुआ, पिछले साल 2017 के कंपैरिजन में ये बढ़ गया, इट इज कंसिडर्ड एज प्रॉफिट। बट अगर पिछले साल के कंपैरिजन में रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट कम हो गया, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज लॉस। समझ आया भाई कि हमें नेट प्रॉफिट कहां मिलेगा? नेट प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट के अंदर जो हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, उसकी जो पहली हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जो दूसरी सब हेडिंग है शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस, वहां पर हमें प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा। समझ में आया भाई किस तरीके से मिलेगा? कोई दिक्कत इसमें? तो कितना दिख रहा है क्वेश्चन में हमें? इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ? 1,30,000, 1,30,000। समझ में आया? डिफरेंस फिगर लें, पिछले साल 1,00,000 का रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट था, अब कितने का हो गया? 2,30,000। मतलब ड्यूरिंग द ईयर वी हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,30,000 रुपीज। समझ आ गया भाई? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? तो भाई इसको रब कर रहा हूं मैं अभी, ध्यान देना। तो भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी स्टार्टिंग होती है कैसे? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो यहां मैं लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इट्स 1,30,000। समझ आया भाई? 1,30,000 कैसे आया? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं बेसिकली डील करती है किससे? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से। जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है बेसिकली किससे डील करती है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज से। वो समझ आया था ना भाई? और मैंने आपको एक रूल भी बताया था, फंडा भी बताया था। क्या? करंट लायबिलिटी के लिए सीधा रूल, करंट एसेट्स के लिए उल्टा रूल। क्या रूल था भाई? करंट लायबिलिटी बढ़ी तो प्लस, करंट लायबिलिटी कम हुई तो माइनस, करंट एसेट्स बढ़े तो माइनस, करंट एसेट्स कम हुए तो प्लस। और ये क्यों होता है वो भी मैं आपको समझा चुका हूं अच्छे से। समझ में आ रहा है भाई? तो क्लियर है? अच्छा, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली डील्स विद करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो भाई बैलेंस शीट से अपन भाई बैलेंस शीट में अपन पहुंच जाते हैं अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे। तो देखते हैं भाई बैलेंस शीट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें हैं, देखते हैं। सबसे पहले भाई अपन अगर करंट लायबिलिटीज को देखें, करंट लायबिलिटीज को ट्रेड पेबल्स दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में खास बात, इस क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं दी है, तो नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अवॉइड इट। हो सकता है फर्म पे नॉन करंट लायबिलिटी नहीं हो, ठीक, इस क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी नहीं दी है, लेकिन वैसे भी हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन करंट लायबिलिटी का यूज नहीं। अभी हमें क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए सर क्या? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो मैं जंप कर रहा हूं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे, और पहली जंप मैंने मार दी है काय पे भाई? करंट लायबिलिटीज। तो देखो जरा क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज में क्या सर? करंट लायबिलिटीज में हमें दिख रहा है ट्रेड पेबल्स। देखो जरा ध्यान से, करंट लायबिलिटीज में क्या दिख रहा है? ट्रेड पेबल्स। अच्छा ये देखो, ट्रेड पेबल्स पिछले साल कितना था सर? 7 लाख था। ट्रेड पेबल्स पिछले साल कितना था? 7 लाख। और अब कितने का हो गया भाई ट्रेड पेबल्स? सर 4,50,000, 4,50,000 हो गया। दिख रहा है भाई? ट्रेड पेबल्स पिछले साल 7 लाख का था, अब हो गया है 4,50,000। तो मुझे ये बताओ, जो ट्रेड पेबल्स जो कि करंट लायबिलिटी है, ये बढ़ी है या कम हुई? सर पिछले साल अगर ये 7 लाख की थी और अब अगर ये 4.5 लाख की हो गई है, तो बट ऑब्वियस ये कम हुई। तो मैंने आपको क्या बताया था? अगर करंट लायबिलिटी कम होती है तो क्या करना चाहिए भाई? क्या रूल होता है करंट लायबिलिटी के लिए? सीधा रूल ना, बढ़ा तो प्लस, कम हुआ तो माइनस। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है ना भाई। यहाँ पे करंट लायबिलिटी क्या हो रही है?
कम हो रही है, तो करेंट लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो यहां पर इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां मैं लिख देता हूं लेस डिक्रीज इन, कौन सी करेंट लायबिलिटी, क्या नाम है भाई इसका सर, ट्रेड पेबल्स। तो मैं लिख देता हूं डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ठीक है, नेगेटिव आइटम कंसिडर किया, कितनी से कम हुई भाई सर, 7 लाख से 4.5 लाख हो गई, मतलब 2.5 लाख, 2,50,000। तो यहां मैं लिख देता हूं 2,50,000 इन नेगेटिव, यहां मैं लिख देता हूं 2,50,000 इन नेगेटिव। समझ आया भाई, क्लियर है? 2,50,000 इन नेगेटिव क्यों किया, समझ आया? क्योंकि करेंट लायबिलिटी जो है वो कम हुई, तो करेंट लायबिलिटी के लिए सीधा रूल चलता है, लायबिलिटी कम तो माइनस, तो लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, जो कि करेंट लायबिलिटी कितनी है भाई 2,50,000। और देखो क्वेश्चन में और कोई करेंट लायबिलिटी दिख रही है क्या आपको? नहीं सर, और कोई करेंट लायबिलिटी तो नहीं दिख रही। अब आ जाओ कहां पे भाई, करेंट एसेट्स पे। चलो भाई करेंट एसेट्स पे आ जाते हैं। अब करेंट एसेट्स में हमें सबसे पहले दिख रहा है इन्वेंट्रीज। क्या दिख रहा है सबसे पहले? इन्वेंट्रीज दिख रहा है ना आपको सबसे पहले, क्या इन्वेंट्रीज, जो कि एक करेंट एसेट। देखते हैं भाई क्या हुआ इन्वेंट्री के साथ, ध्यान से देखना। पिछले साल इन्वेंट्री हमारी 8 लाख की थी और इस साल इन्वेंट्री हमारी 9 लाख की हो गई। पिछले साल इन्वेंट्री कितने की थी? 8 लाख की 2017 में, और 2018 में कितने की हो गई? 9 लाख की। तो इन्वेंट्री क्या हुई सर? इन्वेंट्री बढ़ गई। पिछले साल 8 लाख की थी, इस साल 9 लाख की, तो 1 लाख से इन्वेंट्री बढ़ गई। तो इन्वेंट्री क्या है भाई? करेंट एसेट। करेंट एसेट्स के लिए कैसा रूल है, सीधा या उल्टा? सर उल्टा। उल्टा मतलब अगर करेंट एसेट्स बड़े हैं, करेंट एसेट्स के लिए कैसा रूल है? उल्टा। और अगर करेंट एसेट्स बड़े हैं ना, 8 लाख से 9 लाख बड़े हैं, तो क्या करना है सर? तो फिर माइनस करना है, तो कर देते हैं भाई। तो लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, लेस कर देते हैं भाई इसमें से। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितने से बढ़े भाई हमारी इन्वेंट्रीज? 8 लाख से 9 लाख, मतलब 1 लाख भाई। तो 1 लाख लेस मतलब नेगेटिव आइटम, तो ब्रैकेट में पता है ना, नेगेटिव आइटम्स को अपन ब्रैकेट में डालते हैं। ठीक, अच्छा उसके बाद देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट है। देखते हैं भाई क्या कहानी हुई है ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ। सर ट्रेड रिसीवेबल्स जो है पिछले साल 12 लाख के थे, अब 11,50,000 के हो गए। ट्रेड रिसीवेबल्स पिछले साल 12 लाख के थे, अब 11.5 लाख के हो गए। तो क्या समझ में आया सर? ये तो कम हो गए, है ना। पिछले साल 12, देखो भाई जरा, पिछले साल ट्रेड रिसीवेबल्स 12 लाख के थे, अब 11,50,000 के हो गए, तो कम हो गए। तो करंट एसेट ही है ना ट्रेड रिसीवेबल। तो अगर भाई ये कम हो गए हैं, मतलब करंट एसेट्स कम हो गए, तो उल्टा रूल चलता है एसेट्स के लिए। अगर ये कम हो गए मतलब तो क्या करना है? प्लस। तो इसमें भाई अपन ऐड कर देंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। इंक्रीज ट्रेड रिसीवेबल एक करंट एसेट है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से कम हुए थे? देखो भाई ये हुए थे 50,000, तो 50,000 इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव आइटम, ठीक। उसके बाद देखो करंट एसेट्स में क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अब देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जल्दी बताओ भाई। कैश, अरे भाई ये बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा क्या यहां पर? आएगा क्या? नहीं आएगा भाई। क्यों नहीं आएगा? बताया था ना मैंने कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लोग लास्ट में ट्रीट करते हैं। बताया था, पॉइंट भी लिखवाया था, एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसको अभी हमें कंसिडर्ड नहीं करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अभी कंसिडर नहीं करना है। इसका यूज कब होगा भाई? सर इसका यूज सबसे लास्ट में होगा। समझ आ रहा है भाई? क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, तो और कोई करंट एसेट या करंट लायबिलिटी? नहीं सर, और कोई करंट एसेट या करंट लायबिलिटी तो नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भाई काम हो गया। चलो भाई इसको देखते हैं जोड़ जाड़ कर क्या निकल रहा है। अब इसको अगर अपन जोड़ें 1,30,000 पॉजिटिव प्लस 50,000, 180 में से माइनस करें अगर अपन, तो ये आएगा भाई हमारा, ये आएगा 1,70,000। कितना आएगा ये? 1,70,000, 1,70,000, 1,70,000, 1,70,000। और ये नेगेटिव आ रहा है, चाहे तो भाई आप जोड़ के देख लो क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था भाई, किसी भी एक्टिविटी में अगर नेगेटिव अमाउंट आता है तो क्या लिखते हैं? कैश यूज लिखते हैं ना। तो यहां पर अपन इसे क्या लिखेंगे भाई? इसे अपन लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग
एक्टिविटीज। क्या लिखेंगे? नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर ये फिगर पॉजिटिव आ जाता तो फिर क्या लिखते हैं भाई? तो सर लिखते नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं? क्लियर है? तो ये भाई हमारी कंप्लीट हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ आया? क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अपनी दूसरी एक्टिविटी कौन सी होती है? सर इन्वेस्टिंग होती है। तो चलो भाई इन्वेस्टिंग देख लें। अब हम लोग भाई कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लेते हैं। चलिए भाई कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं। अच्छा, अभी जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, क्या बताया था भाई? बेसिकली किससे डील करते हैं? नॉन करेंट एसेट्स, जिसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं ना भाई। तो सीधे मारो जंप। कहां मारोगे? बैलेंस शीट में। कहां पर? नॉन करेंट एसेट्स पर। तो देखो भाई बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट्स में क्या दिया है? सर नॉन करेंट एसेट्स में एक ही आइटम दिया है, फिक्स्ड एसेट्स। हाँ भाई फिक्स्ड एसेट्स दिया। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स देखो पिछले साल कितने के थे? सर पिछले साल फिक्स्ड एसेट्स तो 5 लाख के दिख रहे हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स देखो कितने के हो गए? सर ये तो 6,60,000 हो गए। तो मतलब फिक्स्ड एसेट्स पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ गए। तो कोई जादू चमत्कार हुआ क्या? नहीं सर, हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे होंगे। कितने के? 1,60,000। 5 लाख और 6,60,000 का डिफरेंस। 1,60,000 के फिक्स्ड एसेट्स हमने खरीदे होंगे तभी तो फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो ये बताओ, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? सर जाएगा। कैश का क्या होगा भाई? आउटफ्लो होगा। तो नेगेटिव आइटम लेंगे ना। ध्यान से देखना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। भाई यहाँ पे क्या हुआ? फिक्स्ड एसेट्स हमने खरीदे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या लिखा अपन ने यहाँ पे? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हमने परचेज किए। कितने? डिफरेंस फिगर लेना है भाई, डिफरेंस फिगर। ठीक, पिछले साल फिक्स्ड एसेट्स कितने के थे? 5 लाख। अब कितने के हो गए? 6,60,000। उसका मतलब 1,60,000 के फिक्स्ड एसेट्स हमने परचेज किए, और 1,60,000 के फिक्स्ड एसेट्स हमने परचेज किए। तो कैश आएगा या जाएगा? सर जाएगा तो नेगेटिव आइटम। तो भाई परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1,60,000। समझ आ रहा है भाई? नेगेटिव 1,60,000 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कैश हमारा जाएगा। अच्छा, और कुछ दिख रहा है भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम? नहीं सर, नॉन करेंट एसेट्स में तो और कुछ है ही नहीं। तो मतलब भाई इन्वेस्टिंग की कहानी यही तक है। इन्वेस्टिंग में हमारा एक ही आइटम था जो कि नेगेटिव है 1,60,000। अच्छा, नेगेटिव है 1,60,000, तो क्या लिख दें बताओ जरा? सर वही लिखेंगे यूज्ड। ठीक है भाई, लिख देते हैं यूज्ड वाला। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो भाई ये भी हो गया नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब क्या करते हैं बताओ भाई जरा? सर अब वही अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आते हैं जरा। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हेडिंग सी है अपनी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखते हैं भाई क्या बताया था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। भाई बेसिकली क्या क्या चीजें आती हैं? सर शेयर्स आता है, डिबेंचर्स आता है, लोन आता है, ये सब चीजें आती हैं। तो देखो भाई कहीं डिबेंचर्स, लोन वगैरह दिख रहा है, शेयर्स दिख रहा है। सर डिबेंचर्स और लोन तो नहीं दिख रहा हमें, बट शेयर कैपिटल दिख रहा है। सर क्या दिख रहा है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दिख रहा है तो मतलब वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो देखें भाई शेयर कैपिटल कितना दिया? सर शेयर कैपिटल तो पिछले साल 20 लाख का था, अब वो 25 लाख दिखा रहा है। शेयर कैपिटल पिछले साल 20 लाख का था, अब कितने का दिखा रहा है? 25 लाख का दिखा रहा है। तो उसका क्या मतलब है भाई? हमने बढ़ना जादू से तो नहीं बढ़ाओगे शेयर कैपिटल। क्या किया होगा हमने पब्लिक से पैसा लिया होगा, तभी तो वो बढ़ा। पिछले साल तक वो 20 लाख था शेयर कैपिटल, अब वो 25 लाख का हो गया। इसका मतलब हमने पब्लिक से पैसा लिया होगा। कितना लिया होगा सर? 5 लाख। क्यों? क्योंकि भाई पिछले साल 20 लाख की शेयर कैपिटल थी, अब 25 लाख की शेयर कैपिटल होगी। तो मतलब इस साल कितने का शेयर कैपिटल हमने पब्लिक से लिया होगा? सर 5 लाख रुपए का। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं? 5 लाख। कैसे लिया? डिफरेंस फिगर। 25 लाख और 20 लाख का डिफरेंस 5 लाख। तो ये बताओ, अगर हम पब्लिक से शेयर्स के फॉर्म में पैसा लेंगे, कैपिटल लेंगे, तो कैश आएगा या जाएगा? सर बट ऑब्वियस है, पैसा ले रहे हो तो कैश आएगा ही ना। हाँ भाई, तो इसे पॉजिटिव आइटम लिखेंगे। तो यहां पर अपन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे शेयर्स के फॉर्म में पब्लिक से पैसा लेना, इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर्स। तो अपन यहां लिखते हैं इशू ऑफ
शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, हाँ भाई कितना इश्यू, 5 लाख, तो 5 लाख पैसा आया है, कैश का इनफ्लो हुआ है, सो इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव आइटम, ठीक। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 5 लाख। और कुछ दिख रहा है कि डिबेंचर्स लोन वगैरह, नहीं सर पहले ही तो बताया था, कुछ और है नहीं, बस शेयर्स ही, ठीक। तो इसमें भी भाई एक ही आइटम है, तो इसकी कहानी भी खत्म हो गई, मतलब भाई इसका भी एक ही आइटम है, लेकिन ये आइटम पॉजिटिव है, 5 लाख रुपए। तो पॉजिटिव है तो क्या लिख दें भाई, इसको बताओ जरा। सर वही लिखेंगे फ्लो, ठीक भाई, लिख देते हैं क्या, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक भाई, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो भाई तीनों एक्टिविटीज हमारी हो गई, ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी। भाई तीनों से एक एक फिगर भी मिल गया, एक ये -1,70,000, एक ये -1,60,000, माइनस क्यों आ रहा है भाई, नेगेटिव है इसलिए, ठीक, यूज्ड, क्लियर। और ये तीसरा 5 लाख। अब इन तीनों फिगर्स को हमें करना है प्लस, इन तीनों फिगर्स को क्या करना है, हमें प्लस करना है। और इन तीनों फिगर्स को अगर हम प्लस करें और अगर वैल्यू पॉजिटिव आती तो क्या बताते हैं, क्या बताया था भाई आपको, सर अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसे हम लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन बेटा अगर नेगेटिव आ जाती तो क्या क्या लिखते हैं, सर नेगेटिव आ जाती है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो देखते हैं इसको तीनों को प्लस करके, तो -1,70,000 प्लस नेगेटिव 1,60,000 प्लस पॉजिटिव 5 लाख, नेगेटिव 1,70,000 प्लस नेगेटिव 1,60,000 प्लस पॉजिटिव 5 लाख प्लस पॉजिटिव 5 लाख। और इन तीनों को अगर हम जोड़ें, इन तीनों को अगर हम जोड़ें तो भाई क्या आ रहा है, इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे, इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1,70,000। इसको जोड़ के देखना भाई क्या मिलेगा, 1,70,000, 1,70,000 पॉजिटिव, क्या मिलेगा, 1,70,000 पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो क्या लिखते हैं सर, फिर लिखेंगे इसको नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या लिखा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्यों लिखा, क्योंकि सर पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो क्या लिखते, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर यहां लिख देता हूं भाई कैसे निकाला, A + B + C, मतलब भाई ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों का एक एक फिगर जोड़कर ये अमाउंट हमें मिला, ठीक। अच्छा अब उसके बाद क्या करते हैं सर, इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। क्या ऐड करते हैं इसमें, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखो भाई जरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस शीट में दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, 2 फिगर दिख रहे हैं, हाँ सर 2 फिगर दिख रहे हैं, एक 31 मार्च 2017 का दिख रहा है, एक 31 मार्च 2018 का दिख रहा है, हाँ सर दिख रहे हैं। तो सुनना भाई ध्यान से, इसका कंसेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा कि भाई ओपनिंग क्यों लेते हैं, क्लोजिंग क्यों लेते हैं। अभी फिलहाल सिंपल इतना सुन लो, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, सुन लो। पिछले साल का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इस साल का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इतना समझ आया, जब मैं भाई कंसेप्चुअल आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा तब ये मैं आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल भाई सुनना, पिछले साल का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, पिछले साल ध्यान से सुन लो, क्या पिछले साल का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, पिछले साल प्रीवियस ईयर का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा उसे क्या, वो क्या है भाई हमारा, सर वो हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और इस साल का जो क्लोजिंग, इस साल का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा करेंट ईयर का, उसे क्या, वो क्या है सर, वो हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। समझ आया, तो इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब पिछले साल वाला, तो कितना है भाई सर, ये तो 3 लाख है, तो यह लिख देते हैं 3 लाख। तो भाई ये अपना 1,70,000 जो कि नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया था, इसमें अब हम जोड़ेंगे ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पिछले साल वाला, तो 1,70,000 प्लस 3 लाख, तो ये हो गया भाई हमारा 4,70,000। अब क्या ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर हो रहा, देखो सर जरा भाई, देखो जरा हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ सर हो गया, ये तो हो गया ना भाई। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया है सर, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,70,000 ही तो है। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब अपना क्वेश्चन सही है, समझ आ रहा है।
क्लियर है? कोई दिक्कत? तो भाई इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन में बहुत टाइम लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब सुनना भाई, ये भी एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, बट इसको भी करना जरूरी इसलिए था ताकि हमें ये समझ में आए कि बैलेंस शीट की हेल्प से कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते। लेकिन ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था। कैश फ्लो स्टेटमेंट भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एडवांस होता जाएगा, बट होप आपको अभी तक जो बताया गया है वो क्लियर है, बेसिक समझ में आ रहे हैं। और अगर क्लियर है तो भाई आज की क्लास के लिए इतना ही है। एडवांस चीजें अपन आने वाली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।